एबीपी न्यूज पर फाइनल ओपिनियन पोल का सिलसिला लगातार जारी है और अब बारी दक्षिण के उस राज्य की है जिसके अस्तित्व में आने के बाद पहला मौका था 23 के विधानसभा चुनाव में, जब उस राज्य की सत्ता में कांग्रेस काबिज हो पाई। जी, तेलंगाना की बात मैं कर रही हूं और तेलंगाना की तस्वीर 24 चुनाव को लेकर क्या रह सकती है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। तो अब तक आप 363 सीटों की पूरी पिक्चर देख चुके हैं ओपिनियन पोल में। अब बारी है तेलंगाना की और मेरे पीछे हैदराबाद की ये चार मीनार आप देख रहे हैं और यहीं से आपके सामने हम डेटा रखने जा रहे हैं कि इस सर्वे में तेलंगाना की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले आपके सामने वोट शेयर, ये देखिए वोट शेयर किसे कितने मिलता हुआ। 26% वोट शेयर एनडीए को मिल सकता है। इसी के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर जा सकता है और बीआरएस को 27% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि एआईएमआईएम को 2% वोट शेयर मिल सकता है और 3% अन्य के खाते में जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा 47% जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना राज्य की बात कर रहे हैं हम। अब जरा इन 17 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल रही हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने इस वोट शेयर के बाद रख देते हैं कि किसके खाते में कितनी सीट जनता इस ओपिनियन पोल में, इस फाइनल सर्वे में देती हुई दिख रही है। तो देखिए 5 सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकती है, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है। इसी के साथ 1 सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है। सर्वे के मुताबिक 1 सीट एआईएमआईएम को मिल सकती है, अन्य का खाता यहां पर नहीं खुलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकती है इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से खुशखबरी है जो तेलंगाना से आ रही है इस रूप में कि 2019 के मुकाबले 7 सीटों का फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ। तेलंगाना में 2019 में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 10 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 2019 में 4 और इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ा झटका यहां पर बीआरएस को लग रहा है। 9 सीटें जीतने वाली बीआरएस अभी पिछले दिनों जिसका राज्य के विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ हुआ, अब लोकसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होता हुआ। हालांकि वोट शेयर आपने देखा कैसे बीआरएस का करीब 27% के आसपास इंटैक्ट, लेकिन सीट के लिहाज से सिर्फ 1 सीट यहां पर बीआरएस को मिल रही है। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई, मतलब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाली अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से रिएक्शन लेते हैं, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। अभय जी, इससे पहले हम आंध्र की बात कर रहे थे और अब तेलंगाना। आंध्र में कांग्रेस के हाथ खाली, लेकिन तेलंगाना से कांग्रेस के लिए खुशखबरी। देखिए, अभी तक इसी वोटर के जो भी सर्वेक्षण हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में देखे हैं उसमें आमतौर पर वाईएसआर कांग्रेस को 42% वोट दिखाया गया है। इस बार 2% उनके वोट कम दिखाए गए हैं। इस सूरत में भी जिस पार्टी को जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है यानी सत्ता में है, अगर 40-42% वोट अकेले दम पर मिल रहे हैं, उसका एकमात्र संकेत यह है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहां पर। इसलिए यह मानना कि दूसरी तरफ सारी की सारी सीटें चली जाएंगी, सारे वोट चले जाएंगे, ज्यादा ज्यादा ये हम मान सकते हैं कि तेलुगु देशम और भाजपा का जो गठजोड़ है वो टक्कर दे रहा है उनको। लेकिन ये चुनाव किसी भी कीमत पर आंध्र प्रदेश में एक तरफा चुनाव नहीं है। दूसरे, हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राजनीतिक रूप से सामुदायिक रूप से बटा हुआ है। एक रेड्डियों का प्रभाव है, फिर कम्माओं का प्रभाव है, कापुओं का प्रभाव है। रेड्डी और कम्मा 2 बहुत बड़े बड़े प्रभाव क्षेत्र हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस को ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है वहां पे। इसका मतलब रेड्डी प्रभाव क्षेत्र जो है ना, उसके अंदर कोई वोट बहुत ज्यादा बटा और बिखरा नहीं है उसके अंदर। तो मुझे लगता यह है कि वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस बहुत करारी टक्कर देगी और नतीजे कुछ थोड़े से भिन्न भी आ सकते हैं। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं उसका और गहराई से दिबांग के पास चलती हूँ मैं विश्लेषण के लिए, और वो इस रूप में दिबांग कि यहाँ पर जो एक तर्क अभय जी लेकर आए हैं 2019 में चलते हैं। 2019 में इसी तरीके से जो टीडीपी थी अपने दम पर वो 40% वोट शेयर के साथ थी और जो वाईएसआर थी वो करीब 49% वोट शेयर। तो वहां पर 9% वोट शेयर और क्लीन स्वीप वाईएसआर ने किया था। 22 सीटें तब वाईएसआर को मिली थी। तो क्या तब्दीली है इस बार भी ये मुमकिन हो सकता है दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, और अभय जी मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी बात अगर बड़ी तस्वीर देखें, चूँकि हम लोग दिल्ली में हैं और देश का पूरा देख रहे हैं जो चुनाव का ओपिनियन पोल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहे कितनी भी सीटें मिलें, चाहे आप टीडीपी हों या आप जगन की पार्टी हों, आप समर्थन देते हैं बीजेपी को। एक तरीके से ये सीटें बीजेपी के पास ही जाती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं।
जब से एक केस खुला है तो टीडीपी पक्का है, टीडीपी दाएं बाएं कांग्रेस के साथ भी हो जाती थी, अब बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो वो टीडीपी का वोट भी बीजेपी की तरफ ही जाएगा। एक बड़ी बात ये है, मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं बोलना चाहता हूँ जिस तरह से तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, देखिए तेलंगाना में चुनाव में आप पहली बार एक नया मुख्यमंत्री देख रहे हैं और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बहुत आक्रामक है। अगर कांग्रेस को अपना भविष्य देखना है तो इसी तरह से रेवंत रेड्डी जैसे ही उनको नेता की ज़रूरत है, जिसने क्या किया, जैसे ही वो आए उसके बाद उन्होंने बीआरएस के खिलाफ एक पूरा वाइट पेपर निकाला। उन्होंने ये देखा कि किस तरह से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होनी चाहिए, वो काम वहाँ पे चल रहा है। उन्होंने ये पाया कि किस तरह से फ़ोन की टैपिंग होती थी, उसमें एक्सटॉर्शन होता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ निकाली और आक्रामक भाषण देने वाला, काम करने वाला, ज़मीन पर आक्रामक भाषण देने वाला, यानी वो क्या कहते हैं, वो केसीआर को कह रहे हैं कि भाई आप अभी चुनाव हारे हैं, आपके कूल्हे की हड्डी टूटी है, आपकी बेटी जेल में गई है, आप अपने भाषणों में संयम रखिए, अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। जो इतने उछाल से बात करते थे केसीआर के, आपने भाषण सुने होंगे जब ये पूरा राज्य बनाने की बात हुई, इतने उछाल से, इतने आक्रामक भाषण करने वाले केसीआर ढीले पड़ गए हैं। तो एक अगर कांग्रेस को रिवाइवल चाहिए तो उन्हें इस तरह के स्थानीय नेता ढूंढने पड़ेंगे जो अपने राज्यों को संभालें, लोकसभा सीटों को संभालें और विधानसभा सीटों को संभालें। लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से जो चलती थी, मेरे ख्याल से वो दिन अब लग गए। बिल्कुल, तो मैं इस पर सुजाता आप रिएक्शन जरूर दीजिएगा। क्यों लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना जैसे राज्य और रेवंत रेड्डी जैसे नेता से आगे के लिए? लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आशीष से लेते हैं। आप किस रूप में देख पा रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ये जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं, इन दक्षिण के राज्यों में निर्णायक मुद्दे आपकी नजर में क्या रहने वाले हैं? देखिए, दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये साउथ की कोई भी स्टेट उठा लीजिए, ज़्यादातर समय वहाँ की जनता जो है, एक तो बाइपोलैरिटी होती है, मतलब जो मेन पार्टीज होते हैं उसको ठीक ठाक संख्या में वोट मिलती है और सरकार बदलते रहती है, 10 साल तो मैक्सिमम उधर होता है। तो आंध्रा में अगर सरकार पलट जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि टीडीपी के पास ऑलरेडी 40% वोट पिछले चुनाव में भी थी। फिर जनसेना जो पवन कल्याण जी की पार्टी है वो 6% ऐसे, और वो कापू कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, जिसकी पवन कल्याण जी, बिल्कुल। तो उनकी आराम से वो 15 के कई अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक संख्या में उनकी पॉपुलेशन है, वो स्प्रेड है। उनकी जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन कापू कम्युनिटी की वो है कि हाल के दिनों में और पहले भी वहाँ कोई उस कम्युनिटी से मुख्यमंत्री नहीं बना, वो रेड्डी कम्युनिटी और कामा कम्युनिटी की जो बात है वो रही। दूसरी, हैदराबाद के एक दूसरा तथ्य ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा में आप देखेंगे, खासकर तेलंगाना और आंध्रा दोनों में, जिस एक पार्टी को जो भी खासकर रूलिंग होती है उसको दोनों जगह फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं, आप देखेंगे कि असेंबली में वो पीछे हो गए और लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें मिल रही है। तो एक कमोबेश सिमिलैरिटीज है। तो तेलंगाना में रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, और विधानसभा में जो स्प्लिट वोट कई राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है वो मेजर नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत 2-4% का आगे पीछे हो सकता है। तो ट्रेंड वही रहेगा जो कि सर्वे में भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वहाँ तेलंगाना में चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे एक लाइन में उत्तराखंड के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बोलना चाहूंगा जो शुरू में जिक्र हो रहा था, और वो कांग्रेस की बड़ी प्रॉब्लम भी है। एक तो ये कि उत्तराखंड में जो मार्जिन थी पिछले 2019 के चुनाव में वो काफ़ी मैसिव थी, तो उसको गैप को कम करना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी 14 में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन थी, और वो ऐसे भी आर्मी बहुत, मतलब वहाँ से सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन तो ऐसे भी 1% से कम है। लेकिन एक और उसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 2009 में कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीती थी। वहाँ एक तरफा चुनाव होता है चाहे जिस भी, लेकिन उसमें जब रिफ्लेक्ट अंतर देखेंगे आप तो कांग्रेस के वोट जो थे वो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस रेंज में थे। जब 2019 में बीजेपी वहाँ जीतती है तो उनको वोट आते हैं 6 लाख, 7 लाख, और कांग्रेस का वोट वहीं के वहीं आसपास है। तो कांग्रेस अपने एब्सोल्यूट नंबर में जब तक कोई मेजर गेन नहीं करेगी तब तक उनका बड़ा बदलने वाली नहीं है। उत्तराखंड के संदर्भ में आपने ये बात कही, जहां पर इस बार भी नजर आ रहा है कि बीजेपी 61% वोट और जो कांग्रेस पार्टी है वो करीब 32% वोट के आसपास नजर आ रही है। तो उत्तर के राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक सिलसिलेवार तरीके से एक एक राज्य के आंकड़ा का सिलसिला आपके सामने रखने का जारी है। अभी तक 380 लोकसभा सीटों की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, जिसमें एनडीए 244, इंडिया गठबंधन 128 पर, और जो 2 दक्षिण के राज्यों का हमने आंकड़ा दिखाया है, तेलंगाना को लेकर जरा चर्चा करेंगे जल्दी से।
जीवीएल के पास चलते हैं। जीवीएल कहां तो एक वक्त में माना जाता था कि बीआरएस को चुनौती देते हुए तेलंगाना में दूसरे नंबर की पार्टी, और फिर ग्रेजुअली सत्ता में कौन पहुंचेगा? बीजेपी। और कहां हाल ये है कि बीआरएस तो खिसक गई लेकिन सत्ता में कांग्रेस पहुंच गई, बीजेपी कहां रह गई पीछे? रवाना जी, आपके जो वोट प्रतिशत के जो अनुमान हैं, ये इससे मुझे लगता है वास्तविक स्थिति से काफी अलग है। और हो सकता है, पता नहीं कब इस सर्वेक्षण किया गया, क्योंकि 27% वोट बीआरएस के लिए मिलना आज के दिन में नामुमकिन लग रहा है। ये तो बहुत खिसक गया है बीआरएस। पिछले बार लोकसभा का भी चुनाव देखेंगे, हम केवल विधानसभा में एक विधानसभा सीट जीते हैं दिसंबर 2018 में, और 4 महीने के बाद हमने 4 लोकसभा सीट जीते हैं विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। और बीआरएस काफी किसकी थी, तो इस समय भी हमें एक्चुअली ये द्विकोणीय एक डायरेक्ट चुनौती होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वो तो दिख रहा है सर, बिल्कुल। बीआरएस 10-15-10-12% तक सिमट जाएगी, तो इस स्थिति में बीजेपी इससे काफी बेहतर करेगी। हमारा जो आंकलन है, देखिए अभी जो हमारे सर्वे में नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं, लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है, लेकिन हमारे सर्वे में बीजेपी जो है वो डिस्टेंट सेकंड नजर आ रही है। पर आप जो बात कह रहे हैं, सुजाता, आपको लगता है कि आर पार वाला टक्कर हो पाएगा और ये बीआरएस को जो वोट परसेंटेज जाता हुआ है उसकी उम्मीद जीवीएल कर रहे हैं कि वो शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आ जाएगा? सुजाता, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो भगदड़ मची हुई है बीआरएस में, हमारे को तो ये मुश्किल होती है। वो तो दोनों तरफ जाने के लिए मची हुई है ना। बीआरएस में जितनी भगदड़ भागकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, उतनी तेजी से भागकर बीजेपी की तरफ भी तो जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो उनको किडनैप करके ले जाते हैं, उनके कपड़े भी पड़ नया एंगल। लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात सही कह रही है कि जो मतलब कंपटीशन है वो डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन डिवाइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जनता कह रही है उन्हीं के शब्दों में बता रही हूँ। तेलंगाना प्रजालू अंटुनारू, कांग्रेस की पति हेडू और बीजेपी की सुन्ना अंटे, मतलब कि बीजेपी को मिल रहा है 0 यानी कि अंडा, और कांग्रेस को मिल रहा है 17। तेलंगाना में रहते रहते आपने भाषा भी खूब उस पर पकड़ बना ली और जबरदस्त अंदाज में अपनी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।